हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कल मैंने समझा दिया था, लेकिन हेडिंग सिर्फ एक ही लिखी थी। आज बेटा बच्चे भी चार हेडिंग लिखो, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से लिखना शुरू करो।
फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू अब एक छोटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टॉपिक कर कितने लिए सर? इंट्रोडक्शन की बात करिए, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। छोटा टॉपिक है, जैसे कल इंडस्ट्रियल एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत छोटा था, वो बड़ा मैंने कर दिया क्योंकि उन्होंने रीजन ही दिए हुए थे कि हैंडीक्राफ्ट डिके क्यों हो रहा था। पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से बेटा मैंने प्राइवेट राइटर से उठाकर करा दिया। ठीक है जी। अब वो फॉरेन ट्रेड एक बहुत छोटा टॉपिक है एनसीईआरटी में, आज ही पढ़ेंगे, आज ही देखेंगे, आज ही समझेंगे। ठीक है जी, इतना काम तो आज पूरा करके जाना है। फॉरेन ट्रेड पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा तरीके से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, पढ़ना। पढ़ रहे हो? तो वो कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से कॉम्पोजिशन भी खराब हो गई, फॉरेन ट्रेड की स्ट्रक्चर भी खराब हो गया, वॉल्यूम भी खराब हो गई। पढ़ ली बात? मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना, मैं पूछूंगा आपसे, पढ़ते चलो। अब मेल करो, देखो आराम से बात समझाता हूँ। सर मैं ना इस पर्टिकुलर टॉपिक को ना 3 हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। पहली हेडिंग लिखेंगे नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये तो आपको पता लग जाएगा। इंट्रोडक्शन में भी बात करी है मैंने, बीच में भी कभी ना कभी बात करी है। सर ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा? इंडिया को एक्सपोर्टर बनाकर छोड़ दिया, रॉ मटेरियल और इंपोर्टर बनाकर छोड़ दिया फिनिश्ड गुड्स का। बेटा इसे ही बोलते हैं कॉम्पोजिशन। और ऐसी कॉम्पोजिशन होना अगर फॉरेन ट्रेड की, तो बेटा इट इंडिकेट बैकवर्डनेस। इंडिया एक बहुत बैकवर्ड कंट्री थी, ऐसी कंट्री जो अपना रॉ मटेरियल उठा उठा के बाबू बेचती रहे दूसरे देशों को और वहां से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते रहे, तो बाबू आप बहुत बैकवर्ड कंट्री हो, ऐसा कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज उठा उठा के दे रहे हो अपने देश की। समझ में आ रही है बात? सर क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर देखना प्लीज। अब आपने पढ़ा है 5-4 आइटम तो है, मुझे लगता है अगर ये 5 बैठे तो 5 को एक एक बता देनी चाहिए। इसके क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? एक आयुष, एक वंश और बच्चे। रॉ सिल्क करते थे एक्सपोर्ट, कॉटन करते थे, जूट करते थे, शुगर करते थे, इंडिगो करते थे। इंपोर्ट क्या क्या करते थे वहां से? भाई रॉ सिल्क जाता था, सिल्क क्लोथ्स बनकर आ जाते थे, वूल जाती थी, वुलन क्लोथ, कॉटन जाती थी, कॉटन क्लोथ और कैपिटल गुड्स। ये सब चीजें हम इंपोर्ट किया करते थे वहां से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई होगी। एक और बात बीच में आई बेटा, मैंने उसी की हेडिंग बना दी, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आया था ना बाबू? ब्रिटिशर्स ने पूरी मोनोपोली लगा रखी थी बेटा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। बाबू मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन ओनली। जितना इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड था, चाहे एक्सपोर्ट की बात कर लो चाहे इंपोर्ट की, 50% से ज्यादा अकेले एक ही कंट्री से होता था, ब्रिटेन से। बाकी कुछ और भी नाम है, श्रीलंका का उस टाइम पर पुराना नाम साइलोन हुआ करता था, पर्शिया ईरान का पुराना नाम हुआ करता था। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे इन कंट्रीज के साथ भी थे, क्रूड ऑयल को लेकर थे ना ईरान से, तो सारे इंपोर्ट्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक और बात भी है, अगर आपने ढंग से पढ़ी हो, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल पढ़ा है टर्म? ढंग से देखिए ना बेटा। बाबू कहता है ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड द इंडियाज फॉरेन ट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। बेटा स्विस कैनाल की वजह से ना बाबू और ज्यादा ट्रेड होने लगा बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारा, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ हमारा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ बेटा? मैं आपको एक पिक्चर से ही इंडिकेट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाबू ये इंडिया है और बेटा बहुत दूर यहाँ पर बैठा हुआ एक यूके, यहाँ पर लंदन नाम की सिटी है, बहुत दूर। सर पहले हम क्या करते थे बेटा, मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा, यहाँ से इस रास्ते से पूरा अफ्रीका पार करके बेटा इंपोर्ट हुआ करता था।
सारा एक्सपोर्ट इसी रास्ते से हुआ करता था। लेकिन बेटा एक आर्टिफिशियल कैनल बाबू जिसका नाम स्विस कैनल है, ये ओपन कर दी ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से बेटा फर्दर इंटेंसिफाइड हो गया ट्रेड। मैं आपको अगर एक अंदाजा दूं तो बेटा ये डिस्टेंस लगभग 20,000 किलोमीटर का था और ये डिस्टेंस लगभग 12,000 किलोमीटर का। 40% डिस्टेंस कम हो गया इसकी वजह से, वरना पूरा अफ्रीका पार करके आते थे बेटा। अब वो 40% डिस्टेंस कम हो गया, तो आप समझ सकते हो बेटा फॉरेन ट्रेड और इंटेंसिफाइड क्यों हुआ, स्विस कैनल की वजह से। क्या बात क्लियर हो गई? बहुत बतेरे लोग जानते हैं स्विस कैनल के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा क्लियर कट एनसीईआरटी में पिक है, पर कोई एनसीईआरटी पढ़ता तो नहीं, सब मुंह जबानी मतलब समझाते रहते हैं, सब कुछ बाबू आपके सामने है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई क्लेरिफाई कर सकता है इस चीज को। समझ में आ गई होगी शायद सारी बात। तीसरी बात जिसका मुझे डिस्कशन बड़ा बहुत बढ़िया करना है सर, आया भी है अगर आपने ढंग से पढ़ा, सरप्लस ट्रेड, ऐसा वर्ड आया था ना, सरप्लस ट्रेड। मैंने हेडिंग बनाई है, बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, ये हेडिंग है बाबू। सरप्राइजिंगली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा ट्रेड बीओटी, मैंने लास्ट चैप्टर कराया याद होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था। सर बीओपी और बीओटी में समझ तो सब कुछ आता ही होगा, लास्ट चैप्टर कराया मैंने मैक्रो में। तो वो बीओटी का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स, बीओपी में सारी चीजें आती है, सर्विसेज भी और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी, अगर याद हो तो। बाबू सरप्राइजिंगली मैंने वहां पर भी कहा था, मैं दूसरी बुक में बताऊंगा इसके बारे में जरूर, मैंने थोड़ी सी बात करी थी, मैंने कहा था मैं दूसरी बुक में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, लो भी कर रहा हूं सर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से पहले सभी सालों में हमारा बीओटी फेवरेबल था। फेवरेबल कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तभी फेवरेबल होगा। और बाबू 1947 तक हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही ज्यादा थे, और आप समझदार हो क्यों ज्यादा थे, देश का सारा रॉ मटेरियल तो बाहर भेजी जा रहे हो, कैसे ज्यादा नहीं होंगे एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करते थे इंपोर्ट से ज्यादा, और बीओटी हमेशा फेवरेबल है। लेकिन बेटा 10 साल में इंडिपेंडेंस मिली, पहले ही साल बीओटी अनफेवरेबल हो गया और आज तक अनफेवरेबल है, यानी कि हमेशा अब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हैं, ठीक है जी। पर एक बात बताऊं आपको बाबू, चाहे उस टाइम पर बीओटी फेवरेबल था, पर ये सरप्लस कभी भी इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। सिर्फ 2 ही जगहों पर ये पैसा लगा है, पढ़ा था ढंग से आपने, कौन सी 2 जगह? वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना उस टाइम पर सोच अलग थी, वो लड़ाइयाँ ही लड़ते रहते थे, मैं भी बताता हूँ इसके बारे में कुछ और भी बात। और बाबू दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब भाई इंडिया में तुमने इतनी जगह पे इतना इतना स्टाफ बिठा रखा है, सबकी सैलरी कौन देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देती थी। जो इंडिया से आप सरप्लस जनरेट करते थे, वो सारा पैसा आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लगा देते थे या दूसरी लड़ाइयाँ लड़ने में। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोच ही यही थी, मैं आपको बता देता हूँ शुरू से। एक देश पर अटैक करा, जितना उनसे रिसोर्सेज खींच सकते थे, निचोड़ सकते थे निचोड़े, जितना पैसा हासिल हुआ दूसरे देश पर लड़ाई लड़ ली, वहां से कुछ कब्जाया तीसरे पे लड़ ली, वहां से कुछ कब्जाया चौथे पे लड़ ली। सर मतलब मैं एक हिंदी की बात बोलता हूँ, शायद बहुत अच्छी लगे आपको। मैं जब यूपी बोर्ड में था ना, 9th-10th हिस्ट्री थी मेरे पास, आपके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो हमारी टीचर एक बात बोला करती थी, हमें बहुत अच्छे से याद रहे, मतलब वो मेमोरी में है मेरी। मैं पिछले 3-4 सालों में लगातार बच्चों को ये बात बोलता हूँ ताकि उनको अच्छे से दिमाग में रह पाए। सर ऐसा बोला जाता है कि महारानी विक्टोरिया के राज में ना कभी अंधेरा नहीं होता था। ब्रिटेन ने इतनी कंट्री पे रूल किया है, इतनी कंट्री पे रूल किया है कि भाई उनके राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता था। ऐसा हिंदी में एक स्टेटमेंट दी जाती थी, क्यों अंधेरा नहीं होता था? अगर बाबू 40 मुल्कों पे राज किया है, अगर 30 में अंधेरा हो भी रहा होगा, रात हो रही होगी, तो 10 में कहीं ना कहीं सूरज उग ही रहा होता था। डिफरेंट टाइम जोन थे ना। और मैं 40 मुल्क कम बोल रहा हूँ, 60 के आसपास कंट्री पे ब्रिटेन ने रूल किया है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, शायद सबने सुना होगा ये नाम, ठीक है ना। मैं जब बच्चों से पूछता हूँ ना जनरल नॉलेज
बच्चों की बड़े हाई लेवल की है। मैं पूछता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, कहते हैं कॉमनवेल्थ सारी कंट्रियां मिला के पैसा डालती हैं। वो कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज के बीच में होते हैं जिन पे ब्रिटेन ने रूल किया था, और लगभग 60 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। जिन भी कंट्री के ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया है उनके बीच होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बाबू अब ये समझ कर चलो कितनी कंट्री में रूल किया है। और ये बात शायद मुझे लगता है पूरी जिंदगी आपके दिमाग में रहेगी कि महारानी विक्टोरिया के राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता था, कभी भी अंधेरा नहीं होता था। एक देश में तो कहीं ना कहीं सूरज उग ही रहा होता था। बात समझ में आती है? लिखना शुरू करें, बस इतनी सी ही बात की लिखना। 3 हेडिंग है, 3 हेडिंग में सब कुछ समाया हुआ है। चलो जी लिखना शुरू करो फटाफट से। एक सेकंड यार, ड्यूरिंग द आना था यार, कर दो यार। अरे यार
लो बेटा फटाफट से लिखो इसको। बाबू एक छोटा सा टॉपिक और है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटा छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस पढ़ना थोड़ा आराम से। टॉपिक का नाम है डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आओ जी पढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करना। पढ़ा आपने इतना पढ़ा? अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक बात बोल देता हूँ बाबू, अब आपको हिस्ट्री में जाकर कुछ इकोनॉमिक एंगल देना ही है तो अच्छे से दे देते हैं इकोनॉमिक एंगल। एक ईयर याद रखना, बल्कि एक नहीं मैं 2 ईयर याद रखने को कहूँगा आपको। एक ईयर है पहली बार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसस इकट्ठा करवाया, कलेक्ट कराया डेटा, 1881। सर तब से हर 10 साल के बाद सेंसस आ रहा है, 1881 से 1891, 1901, 1911, 1921, 2001, 2011, 2021 में आना था, थोड़ा सा डिले हुआ था कोविड के चक्कर में, 22 एंड में आसपास जाकर आया। सेंसस तब से इकट्ठे होते आ रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, ठीक है जी। और वही 10 साल का गैप है हमेशा, 2000 आएगा 31 में, ठीक है जी। एक बात और बता देता हूँ यहीं पर, अब वो 1921 को ऐसा बोला जाता है अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को बोलते हैं अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी, हमेशा बढ़ी। 1881 में जितनी थी ना, 1891 में पॉपुलेशन गिर कर आई थी, जब 10 साल बाद काउंटिंग हुई तो गिर कर आई। 1901 में फिर बढ़कर आ गई, 1911 में फिर गिर कर आ गई, 1921 में फिर बढ़कर आ गई। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं थी। तो जो ईयर है ना 1921, इट इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
1881 क्या है, फर्स्ट टाइम सेंसस कलेक्ट हुआ था। 1921 क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आगे मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा। तब आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।